अभी हमने वात पित्त कफ के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्रियाकाल की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहला क्रियाकाल हमारा क्या आता है? संचय। ठीक है, संचय जो है हमारा क्रियाकाल पहला आता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जो संचिता नाम खलु दोषाणाम। अभी दोष हमारे क्या हुए? संचित हो गए हैं। तो अभी क्या करेंगे? तो वात की वजह से क्या होगा? स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता। ठीक है, हैवीनेस यहाँ पे होगी कोष्ठ में और पूर्णता लगेगी। ठीक है, फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है हमारे कोष्ठ में वो फील होगी। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? पित्त की वजह से क्या होगा? पीता व भासता और मंदोष्मता। ठीक है, पित्त का अगर संचय होता है तो हमारी येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगी। किसकी येलोइश डिस्कलरेशन होती है? नेत्र की, मल की, स्किन की। ठीक है, इसका येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा साथ में? ऊष्मा की कमी हो जाएगी। ठीक है, मंदोष्मता ये यहाँ पे कह रहे हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो कफ के सिम्टम है। अंगानाम गौरवम, आलस्य। ये जो है किसका किसका सिम्टम है? कफ का। कफ का संचय अगर होगा तो क्या होगा? अंगों में भारीपन होगा और आलस्य होगा। और क्या हमारे हमारे पास इसके साथ होगा? चय कारणम विद्वेषश्चेति। जो भी संचय के कारण है, जैसे मधुर अगर हमने ज्यादा खाया है तो मधुर रस से द्वेष हो जाएगा। ठीक है, चय कारणों से विद्वेषश्चेति, उनसे द्वेष हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे क्या आ गए? संचय के लक्षण आ गए। क्या क्या है? स्तब्धपूर्ण कोष्ठता, पीता व भासता, मंदोष्मता और अंगना गौरव आलस्यम। ठीक, अब आगे जो है क्या कह रहे हैं? अब अलग अलग वात पित्त कफ के सिम्टम कहेंगे कि कैसे दोषों का प्रकोप जो है होगा। ठीक, ये तो संचय के बारे में बात हो गई। अभी प्रकोप वाला प्रकरण चल पड़ा। तो अब कैसे कैसे प्रकोप हो सकता है? वात का प्रकोप कैसे हो सकता है? ज्यादा अगर एक्टिविटी कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है? लड़ना, व्यायाम करना, मैथुन करना। तो क्या है? एक्सटर्नस एक्टिविटी है, दौड़ रहा है, चोट लग गया, कूद रहा है। ठीक, पहले सवारियां होती थी उस पे चल रहा है। और बाकी फूड आइटम में क्या ले रहा है? शाक, शुष्क मांस ले रहा है। उद्दालक, कोरदू, शामक, मूंग मसूर, ये सब चीजें, मटर, उपवास कर रहा है। विषमाशन, अध्यशन, ये सब वो कर रहा है। और क्या कर रहा है? वायु मूत्र पुरीश वीर्य वमन शींक उद्गार, ये जो भी वेग है हमारे, तो वेगों का धारण अगर वो करता है तो क्या हो जाएगा? उसका वात जो है वो कुपित हो जाएगा। ठीक है, वात जो है वो कुपित हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? और किस समय हमारा वायु जो है वो कुपित हो? कैसे वायु कुपित हो सकता है? शीत के समय वायु कुपित होगा, क्योंकि शीत वायु का गुण है तो उससे वो बढ़ेगा। अभ्रकाल में, अभ्रकाल इज वर्षा, मेघ का समय, दैट इज वर्षा ऋतु। प्रवातेषु, प्रवात जहाँ पे हवा ज्यादा चल रही है उस जगह पे क्या होगा? वात जो है वो बढ़ेगा। घर्मांते च विशेषता, घर्मांते घर्म इज फॉर क्लाउडी, क्लाउडी सॉरी, गर्म इज फॉर समर्स। ठीक है, तो हमारे जो ग्रीष्म ऋतु है उसके बाद क्या है? गर्म अंते, जो हमारी वर्षा ऋतु शुरू होगी उसमें विशेषतः, विशेषकर जो हमारा वायु है वो कुपित होता है। तो हमें पता है कि वर्षा ऋतु में वायु का वैसे भी प्रकोप होता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? प्रत्युष में। तो प्रत्युष कौन सा काल है हमारा? रात्रि का अंतिम प्रहर है। पराहने, पराहन इज फॉर अपराहन, तो अपराहन क्या है? हमारे दिन का अंतिम प्रहर है। तो वात के लिए तो हमने इनके लिए पढ़ा ही है, त्रिदोष के लिए वाग्भट में। ते अंत मध्यादिगा क्रमात् से वो बढ़ते हैं। और क्या है? जीर्णे अन्ने, खाना डाइजेस्ट हो गया है, उसके बाद क्या होगा? वायु का प्रकोप होगा इन सभी कंडीशंस में। ठीक है, वायु का प्रकोप होगा। कब कब? शीतकाल में, अभ्रकाल में, प्रभात में, घर्मांते च विशेषतः, है ना, जब हमारा समर्स खत्म हो जाए, ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने के बाद। प्रत्युष में और अपराह्न में और जीर्णे अन्ने, इस समय क्या होगा? वायु का प्रकोप होगा। खाना पच गया है, अभी हमारी इंटेस्टाइन क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगे, तो वायु वहां घूमेगा। ठीक, ऐसे इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कोटेशंस हैं वो पित्त के लिए है। अब पित्त का प्रकोप कैसे होगा? क्रोध, शोक, भय से, परिश्रम से। और क्या करेगा? खट्टा, नमकीन, ये सब तीखा, गरम, ये सब दाह कारक जो चीजें हैं उसका सेवन वो करेगा व्यक्ति। और क्या है? क्या लिखा है? तिल, तेल, खल्ली, कुलथी, सरसों का तेल, अलसी का तेल, हरा शाक। ठीक, दही, मट्ठा, गुड़शिका, दही का पानी, कांजी सूरा, खट्टे फल, ये सब जो आइटम हैं, ये सब क्या करेंगी? ये सब पित्त का प्रकोप करने में, पित्त को प्रकोपित करेंगी। और क्या कह रहे हैं नेक्स्ट कोटेशन नंबर 22 में?
उष्ण पदार्थों से उष्ण काल में। और कब मेघांते, मेघांते यानी कि वर्षा के बाद कब का टाइम है, शरद का टाइम है। मध्याह्न में, अर्धरात्रि में, तो बीच वाला टाइम किसका होता है, पित्त का होता है। जीर्यत्यन्य, अभी हमने खाना खाया है उसके बाद जो है किसका प्रकोप होगा, पित्त का प्रकोप होगा। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं कफ का प्रकोप देखेंगे। तो कफ का प्रकोप कैसा रहेगा, हैवीनेस वाली चीजें, दिन में सोना, है ना, शारीरिक श्रम वो नहीं करेगा, व्यायाम भी नहीं करेगा, आलसी रहेगा। और हमारे जो पहले तीन रस होते हैं वो कैसे होते हैं, गुरु होते हैं, गुरु रसों का सेवन कर रहा है, मधुर अम्ल लवण का। शीत स्निग्ध गुरु महाशादी ये सब खाना खा रहा है, वो अभिसंधि चिपचिपा पदार्थ ये सब खा रहा है। ठीक, उसके अलावा दही, दूध, खिचड़ी, खीर, गुड़ के बने हुए पदार्थ खा रहा है, जलीय प्राणियों का मांस खा रहा है, ये सब आइटम जो है वो जब लेगा तो क्या होगा, कफ प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, कफ प्रकोपित हो जाएगा। और किस काल में कफ प्रकोपित होता है, शीते, शीत के टाइम पे, शीतकाले, ठंडी वाले टाइम पे कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं हमारी, कब इसका संचय होता है, हेमंत में संचय कहा है। लेकिन प्रकोप कब है, वसंत ऋतु में, वसंते च विशेषतः। ठीक है, वसंते च विशेषतः क्या होगा, हमारा कफ प्रकोपित हो जाएगा, उसी समय हम वमन कराते हैं। पूर्वाह्ने, दिन के अर्ली मॉर्निंग, और प्रदोषे, रात्रि के पहले प्रहर में। और भुक्त मात्रे, खाना खाते ही हमारा कफ का प्रकोप होगा। तो गृहिणी अध्याय में हमने पढ़ा है कि पहला अवस्था पाक कैसा होता है, मधुर अवस्था पाक होता है। किसका प्रकोप रहता है उस समय, कफ जो है वो बढ़ा रहता है। ठीक है, फेनबूथ, कफ जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें ये सब चीज याद कर लेनी है। ठीक, आगे आते हैं। आगे अब क्या कह रही है, रक्त के प्रकोप के कारण भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पित्त को कुपित करने वाले जो आहार विहार है वही सब रक्त को भी कुपित करेगा, क्योंकि समान गुणधर्मी है। और द्रव्य स्निग्ध भारी पदार्थ जो है उसका सेवन कर रहा है, दिन में सो जाना इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ रक्त दुष्टि, क्रोध, अग्नि, सूर्य की गर्मी, चोट लग गई, परिश्रम ज्यादा कर रहा है, अजीर्ण, विरुद्धाशन, अध्यशन, ये सारे कारण जो हैं वो रक्त के प्रकोप के भी हैं, रक्त दुष्टि के भी हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, वातादि दोषों के बिना रक्त कभी प्रकोपित नहीं होता। ठीक है, तो मतलब जो वात है वही प्रकोप का, वातादि दोष जो है उसके साथ ही इंक्लूड होके रक्त जो है वो कुपित होगा, यही हमने पीछे भी पढ़ा। ठीक है, वात पित्त कफ के साथ ही मिलकर जो है वो रक्त कुपित होगा, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब प्रकोप के बारे में हमने इतनी सारी कहानी कही, कैसे प्रकोप होगा, कैसे वो बढ़ेगा, कैसे वात बढ़ेगा, कैसे पित्त बढ़ेगा, कैसे कफ बढ़ेगा, किस समय बढ़ेगा, कौन से काल में बढ़ेगा, ये सब हमने देख लिया। अभी उसके लक्षण क्या हैं, क्या मिलेगा हमें प्रकोप में, वो हम देखेंगे। देशां प्रकोपात, प्रकोप में क्या मिलेगा, कोष्ठतोद संचरण, ये तो वात का सिम्टम आ गया है ना, सुई सुई चुभने की सी पीड़ा कहाँ होगी, कोष्ठ में। और क्या होगा, वायु का संचार, संचरण, इधर उधर वायु घूमेगी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है पित्त के लिए, अम्लिका, खट्टी डकारें उसको आएंगी, पिपासा, बार बार प्यास लगेगी। परिदाह, और अंदर क्या होगा, दाह होगा, किसके सिम्टम है, पित्त के सिम्टम है। कफ के सिम्टम्स में क्या मिलेगा, अन्न द्वेष मिलेगा, खाना खाने की इच्छा उसकी नहीं करेगी, अभी कफ इतना बढ़ गया है, उसकी इच्छा नहीं करेगी। हृदय उत्क्लेद, जी में मिचली सी आना जो है वो यहाँ पे कहा है कफ के सिम्टम में। कफ अगर बढ़ जाता है तो क्या है, वॉमिटिंग की सेंसेशन, नोजियाटिक फील होता है, वही चीज यहाँ कही है। कफ का, कफ के प्रकोप में क्या होगा, अन्न द्वेष और हृदय उत्क्लेद, तो ये पूछा भी गया है पहले। ठीक, ये हमारा कौन सा काल हो गया, द्वितीय क्रियाकाल। द्वितीय क्रियाकाल कौन सा है, प्रकोपावस्था। ठीक है, संचम च प्रकोपम च, ये आ गया हमारे पास प्रकोपावस्था। आगे अब जो है ये इन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाया है प्रसर के लिए, प्रसरावस्था के लिए आगे इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है। देखो क्या लिखते हैं, जैसे कि क्या होता है, किण्व है, पिष्ट है और पानी, इनको जब हम मिला देते हैं तो क्या होता है, वहां पे उफान आएगा, झाग ऊपर को उठता है। ठीक है, वैसे ही हमारे जो बल व दिग्रह है, जो भी हमारे हमने कारण पढ़े, ठीक, दोषों को प्रकुपित करने वाले जो कारण पढ़े हैं, उसमें क्या होगा, दोष कुपित होंगे, कुपित होके क्या होगा, उनका प्रसार होगा। ठीक, ये हमने बात कही। अब क्या कह रहे हैं कि वायु वैसे तो क्या है, चेतना से रहित है, पर जो है इसमें गति गति होती है। ठीक है, गति के कारण ये क्या कराएगी, रजोगुण बहुल है ये, तो रजोगुण जो है सभी भावों का प्रवर्तक है, तो वायु के साथ मिलकर सब
जो है वो प्रसर करेंगे। ठीक, इस तरह से इसको समझना है। तो ये सब जो है कभी रक्त को, कभी अकेले, कभी दूसरे दोषों को मिलकर साथ में लेकर जो है इनका प्रसार करेगी। तो इसके लिए क्या कहा इन्होंने, तो प्रसारण के कितने भेद हो गए, 15 भेद हो गए। कैसे कैसे भेद इन्होंने किए, वायु का खुद का, पित्त जो है वो प्रसर कर रहा है, कफ प्रसर कर रहा है, रक्त प्रसर कर रहा है। अब इनका दो दो के पेयर बने, ठीक है, वात पित्त वात कफ वात रक्त। ठीक, वात पित्त वात कफ पित्त कफ वात शून्य, इस तरह से दो दो के पेयर बन गए। फिर इनके तीन तीन के पेयर इन्होंने बनाए, तीन तीन मिलकर ही घूमेंगे, बॉडी में प्रसार करेंगे। ठीक है, और लास्ट में वात पित्त कफ और शोणित, ये चारों मिलकर जो है बॉडी में प्रसरण करेंगे। तो इनका टोटल जो हम भेद देखते हैं, तो प्रसर के 15 भेद यहाँ पे काउंट होते हैं। ठीक, ये तो आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है। अब विमर्श में देखो, इंपॉर्टेंट कोटेशन है शारंगधर जी का, हमने शारंगधर वाले पारिक के पार्ट में पढ़ा भी है। ये क्या है, पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मल धातवा वायुनाम यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। ये कोटेशन तो सबने पढ़ा है, पर किसका है, शारंगधर जी का है। ठीक है, पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है ना, बिना वो किसी के हेल्प के बगैर नहीं चल सकते। पंग वो मल धातु, मल और धातु जो है वो भी पंगु है। तो वायु जहां जहां उनको लेके जाएगी, तत्र गच्छन्ति मेघवत, बादल के जैसे वो भी वायु के साथ साथ जो हमारे पित्त है, कफ है, मल है, धातु है, वो भी चल देंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पे एक और कोटेशन है, मेघवत वर्षति, मेघवत वर्षति, कि क्या है हमारे पास, क्या कह रहे हैं, या तो सारे शरीर में, कृत्स्ने अर्धे अवयवे, या तो पूरे अंग में, यत्रवापि यत्रांगे। ठीक है, या तो पूरे शरीर में जहां भी दोष कुपित होगा वहां विकार उत्पन्न करेगा। ठीक है, कुपितो भृशम दोषम विकारम, कैसे कैसे विकार उत्पन्न करेगा, उसकी उपमा क्या दी इन्होंने, नभसी मेघवत वर्षति, जैसे आसमान में जहां पे भी मेघ होगा वहां पे वर्षा करेगा, तो वैसे ही शरीर में क्या होगा, जहां पे भी कुपित हमारे दोष होंगे वहां पे वो विकार उत्पन्न करेंगे। ठीक, ये कोटेशन यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट देखो क्या लिख रहे हैं। अब अभी बात क्या चल रही है, हमारी प्रसर की ही बात चल रही है। तो वायु के स्थान में अगर पित्त चला जाता है, तो हमें, सॉरी, वायु जो है वो पित्त के स्थान में चली जाती है, तो हमें कैसे ट्रीटमेंट करनी है, पित्त के समान ही करनी है, यानी कि स्थानवत चिकित्सा हमें करनी है। अगर कफ के स्थान में जो है वो क्या चला जाता है, पित्त चला जाता है, तो हमें उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, कफ के समान ही करनी है, पित्त के समान नहीं करनी है। ठीक, अब वायु के स्थान में अगर कफ चला जा रहा है, तो हमें पहले वायु की चिकित्सा करनी है। तो ठीक है, स्थानानुप्रवी चिकित्सा, यानी कि जिस स्थान में दूसरा दोष गया है, पर पहले हमें उस स्थान में जो भी पहला दोष होता है उसकी चिकित्सा करेंगे। वायु का स्थान क्या है, पक्वाशय। ठीक, तो पक्वाशय में अगर कफ आया है, तो पहले हमें उसका मैनेजमेंट, वायु का मैनेजमेंट करना है, उसके बाद ही हम कफ का मैनेजमेंट करेंगे। ठीक, तो अभी तक हमने ये सारी स्टोरी पढ़ी, कैसे कैसे प्रसर होगा, अगर एक दोष दूसरे दोष की जगह चला गया तो हमने क्या करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे सिम्टम क्या है, प्रसर अवस्था की सिम्टम क्या है। ये कौन सी अवस्था है, हमारी थर्ड अवस्था है। ठीक है, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम, तीसरी अवस्था है ये। तो वायु जब प्रसार करेगी तो क्या है, वायु के लक्षण क्या रहेंगे, वायु विमार्ग गमनम, एक तो विमार्ग गमन करेगी और आटोप करेगी, आटोप करेगी। ठीक, किसमें आया, ये प्रसर में आया। पित्त के सिम्टम क्या है, ओश करेगा, चोष करेगा, परिदाह करेगा और धूमायनानी, धुएं की जैसे, जैसे डकार आ रहा है, श्वास आ रहा है, तो धुएं की जैसे प्रतीत होना। तो ये पित्त के सारे लक्षण हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, कफ के लक्षण क्या रहेंगे, अरोचक, अविपाक, है ना, मन नहीं करेगा खाना खाने का, अरुचि रहेगी, पचेगा नहीं भोजन अच्छे से, अविपाक। अंगसाद, ठीक है, अंगों में क्या रहेगा, दर्द रहेगा। छर्दिश्चैती, छर्दी जो है, छर्दी भी उसको होगी, छर्दी उसको होगी। कफ बढ़ेगा तो क्या होगा, वो वमन से निकलेगा बाहर। ठीक, तो ये हमारे किसके लक्षण आए, प्रसर के लक्षण आए। नेक्स्ट देखो क्या आ गया हमारा, अब अगला क्रियाकाल आ गया, कौन सा क्रियाकाल है, स्थान संश्रय है। कौन सा क्रियाकाल है ये, चौथे नंबर का क्रियाकाल है। ठीक, अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो वातपित्त कफ था वो अपने जगह से निकल गया, अब वो जाके कहीं कहीं बैठ गया है। अब जहां पे वो जिस
शरीर की जगह पे गया है, वहां वहां उससे रिलेटेड वो दोष करेगा। यही हम यहाँ पे देखेंगे। क्या लिखा है? एवं प्रकुपिता तास्ताम शरीर प्रदेशानाम आगम्यम तास्ताम व्याधि जनति। ठीक है, शरीर के जिस प्रदेश में जाएगा वहां वहां की व्याधि करेगा ये। तो क्या लिख रहे हैं? उदर सन्निवेश कुर्वन्ति। उदर पे गया तो क्या करेगा? गुल्म, विद्रधि, उदर अग्नि संग करेगा, आनाह करेगा, विसूचिका करेगा, अतिसार करेगा। तो ये सारी जो कंडीशन है किसमें आ रही है? अगर उदर में हमारे दोष चले गए तो यहाँ पे विदृधि को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि विदृधि अस्थि वाले कंडीशन में भी आएगा। अस्थिगत विदृधि भी होती है, राइट? वैसे ही हमारे उदर में भी विदृधि होती है, तो हमें ये याद रखना है। एक गुल्म को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक। बाकी तो हमें पता ही है, उदर में यही सब होता है। अग्नि संग हो जाएगा, आना, विसूचिका, अतिसार, ये सब कंडीशन कहाँ मिलेंगी हमें? उधर में मिलेंगी। नेक्स्ट देखो, हमारा बस्तिगत अगर दोष गए, ठीक है, बस्ती में अगर दोष है तो क्या क्या मिलेगा हमें? प्रमेय मिलेगा। प्रमेय के लिए हम क्या कहते हैं? बहुमूत्रता लक्षण हमें प्रमेय में मिलता है, ठीक है। तो बस्तिगत दोषों में क्या मिलेगा? प्रमेय मिलेगा। अश्मरी, मूत्राघात, मूत्र दोष, ये सब तो आप मार्क कर दोगे, ठीक। प्रमेय को हमने ध्यान में रखना है। प्रमेय में क्या होता है? बहुमूत्रता होता है, ठीक। तो यानी कि बस्ती में, बस्तिगत दोषों में प्रमेय आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वृषणगत वृषणगत अगर हमारे दोष हो गए हैं तो वहां क्या होगा? वृद्धि होगी, ठीक है, वृद्धि होगी, वृद्धि रोग हो जाएगा। वृषणगत वृद्धि हमने पढ़ी है, ठीक है। तो वृषण में और क्या होता है? और तो कुछ नहीं होता, वृद्धि वहां पे मिलेगी, ठीक। इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट जो है मेढ्र में अगर दोष गए तो क्या होगा? मेढ्र में अगर दोष गए तो क्या क्या होता है वहां? निरुद्ध प्रकर्ष होता है, उपदंश होता है, शुक दोष वहां होते हैं। तो ये मेढ्रगत रोग आ गए, ठीक। ये भी याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, गुदा में गए तो गुदा में हमें क्या मिलता है? भगंदर मिलता है, अर्श मिलता है। तो ये रोग कहाँ मिलेंगे? गुदगत अगर हमारे दोष जाते हैं तो। ऊर्ध्वजत्रुगत अगर हमारे दोष हैं तो ऊर्ध्वजत्रुगत विकार करेंगे। ज्यादा कुछ याद नहीं है करने को इसमें। त्वक मांस शोणित, ठीक है, ये कहाँ कब दुष्ट होते हैं? जब जब दुष्ट होते हैं उसी अवस्था में मिलेंगे। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो? क्षुद्र रोग, कुष्ठ, विसर्प, इसी में तो हमारे त्वक मांस शोणित लस्सी का ये दुष्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोष जाते हैं तो क्या होगा? स्किन डिसऑर्डर होंगे, क्षुद्र रोग होगा, कुष्ठ होगा, विसर्प होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, मेदगत अगर हमारे दोष हुए, ठीक है, मेदगत अगर दोष हुए तो क्या हो जाएगा? ग्रंथि होगी, मेदज ग्रंथि होती है, राइट। अपची होगी, अर्बुद होगा, गलगंड होगा और अलजी होगी। तो ये सारी कंडीशन हमें कब मिलेगी? जब हमारे दोष मेदगत होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अस्थिगत दोष। अस्थिगत अगर हमारे दोष चले गए तो क्या होगा? विद्रधि होगी। और कहाँ विद्रधि हो रही थी? उदर में हो रही थी, ठीक। और क्या होगा साथ में? अनुशयी होगी, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि थोड़े डिफरेंट हैं ये, बाकी तो आप मार्क कर ही लोगे। तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विद्रथी और अनुशयी किसमें है? अस्थि में है। विद्रथी अकेला और किसमें है साथ में? उदर में भी है, ठीक। अब पादगत अगर हमारे दोष हुए, पैरों में दोष आ गए, तो पैरों में क्या क्या होता है? श्लीपद होता है, वात शोणित होता है ना, वात रक्त होता है, और वात कंटक भी होता है, ठीक। तो ये रोग हमारे किसमें आएंगे? पादगत अगर दोष हुए तो। सर्वांग में अगर दोष गए तो क्या मिलेगा हमें? ज्वर, ज्वर मिलेगा, क्योंकि ज्वर कैसा है? सर्वांग में होने वाला रोग है, ठीक। ज्वर, सर्वांग प्रभृति, तो ये आ गई हमारी कंडीशन किसकी? स्थान संशय अवस्था की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है साथ में? पूर्व रूप प्रादुर्भाव, पूर्व रूप जो है हमें दिख रहे हैं। तो इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? तत्र पूर्व रूप गतेषु चतुर्थ क्रियाकाल, पूर्व रूपावस्था भी कहते हैं। तो ये कौन सा क्रियाकाल है? हमारा चौथा क्रियाकाल है, ठीक। तो ये हमारा चौथा क्रियाकाल यहाँ पे खत्म होता है। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्थान संश्रय अवस्था को याद कर लेना है। कौन सी जगह पे गए हमारे दोष तो क्या क्या हमारी कंडीशन आएंगी, ये सब हमें ध्यान रखना है। वृष्णगत हुए तो क्या होगा? वृद्धि होगी। अस्थिगत हुए तो क्या होगा? विद्रधि और अनुशयी होगी। सर्वांगगत अगर हुए तो ज्वर होगा, ठीक। अब आगे आते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कोटेशन नंबर 34 पे? अत ऊर्ध्व व्याधि दर्शनम वक्ष्यामः। अभी व्यक्तावस्था हमारी आ गई। अभी हमें क्या हुआ? व्याधि के दर्शन होने लग गए। व्यक्तावस्था इज ऑल्सो कॉल्ड रूपावस्था, क्योंकि यहाँ हमें क्या है? लक्षण मिल रहे हैं। क्या लिखा है? प्रव्यक्त लक्षणता, लक्षण हमें प्रॉपर साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सी अवस्था है हमारी?
व्यक्तावस्था है, क्या क्या मिलेगा हमें? डिजीज बड़ी, शोफ हो जाएगा, ठीक है, नहीं ट्रीट किया अर्बुद हो जाएगा, ग्रंथि हो जाएगी, विद्रधि के रूप में बाहर आ जाएगा और विसर्प तक हो सकता है। प्रवृत्ति से मतलब है एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, और बाकी चीजें भी हो जाएंगी। और क्या है? ज्वर, अतिसार, प्रभृति प्रभृति नाच, ठीक है, ज्वर होगा, अतिसार होगा, ठीक है। ये सारे लक्षण जो है हमारे को देखने को किसमें मिलेंगे? रूपावस्था में, व्यक्तावस्था में मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारी कौन सी है? लास्ट हमारी सिक्स्थ जो क्रियाकाल है वो है भेदावस्था। अब यहाँ पे वो एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा। अब इसके बाद फिर ट्रीटमेंट भी नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? अत ऊर्ध्वमेते तेषाम अवदीर्णानाम व्रणभावानाम पृष्ठ षष्ठ क्रिया काल। क्या कह रहे हैं? अब शोफ आदि हो गए, अब ये क्या होंगे? विदरण हो जाएंगे, ठीक है। विदरण होने के बाद अब वो व्रणावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, व्रण हो जाएगा वहां पे, ठीक। तो जो चिकित्सा हो सकती थी पहले, वो तो पहले हो सकती थी। अब तो ट्रीटमेंट जो है वो मतलब वो असाध्य हो जाता है, ठीक। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं। अब लास्ट में क्या है? ज्वर, अतिसार, प्रभृति दीर्घ कालानुबंधी। तो ज्वर हमारा ऊपर भी था, ज्वर अतिसार, लेकिन यहाँ पे जो ज्वर अतिसार होगा वो कैसा होगा? दीर्घ कालानुबंधी होगा, यानी कि अधिक समय तक वो बना रहेगा, इजिली ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही वो पीछे कह रहे हैं कि शोफादि अवतीर्ण होकर जो व्रणावस्था को प्राप्त कर रहे हैं, अब उन पे जो चिकित्सा लास्ट स्टेज में होती है वो हमारा छठा क्रियाकाल है, ठीक है। इस रोग में क्या होता है? असाध्यम तान उपयांति। क्या है हमारा? जो चिकित्सा नहीं करने से रोग क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है? इस स्टेज में भी अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो हमारा रोग असाध्य हो जाएगा। इससे पहले असाध्य नहीं है, इस स्टेज पे भी अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो हमारा रोग असाध्य हो जाएगा, ठीक। समझ गए? तो ये हमारे थे 6 क्रियाकाल। कौन कौन से क्रियाकाल थे? देखो लास्ट में इन्होंने समराइज किया 36 नंबर कोटेशन पे। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम, 1 2 3 4 व्यक्ति भेदश्च, ठीक। व्यक्तावस्था और भेदावस्था, ठीक है। भेदावस्था तक आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आपने भेदावस्था में भी ट्रीटमेंट नहीं किया, जब वो व्रण बन गया अवतीर्ण होकर, है ना, तब भी आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसके बाद तो वो असाध्य हो जाएगा, ये यहाँ पे कह रहे हैं। 37 नंबर कोटेशन में देखेंगे, संचय अभ्यता दोषा लभंते नोत्तरा गति। संचय अवस्था में ही अगर दोषों का विनाश कर दिया तो हमें तो क्या होगा? उत्तर गति, यानी कि प्रकोप, प्रसर, ये जो आगे की हमारी अवस्थाएं आ रही हैं, व्यक्ति भेद, ये आएगी ही नहीं, ठीक है। जैसे जैसे कि इसकी गति बढ़ेगी आगे, तेसु तो उत्तरासु गतिषु भवंती बलवत्तरा, है ना। तो जैसे जैसे ये आगे आगे को बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? ये बलवान होता जाएगा, ठीक है, बलवत्तरा हो जाएगा, ठीक। संचय से भेदावस्था तक जाने तक ये बहुत बलवान हो जाएगा, ये यहाँ पे कह रहे हैं। 38 नंबर कोटेशन में देखो, सर्व भावन से, तीन भावन से, दो भावन से अथवा एक भावन से संसर्ग होने पर कुपित दोष क्रुद्ध हुए दोष का अनुधावन करते हैं, ठीक। ऐसे ये जनरल स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है। 39 नंबर कोटेशन में देखो, अब संसर्गी युगरियान स्याद उपक्रमस्य स वैभवेत्। क्या कह रहे हैं? संसर्गावस्था में जो दोष अधिक उग्र है, ठीक है, प्रधान है, अनुबंध और अनुबंध हमने चरक में भी पढ़ा है, ठीक है, उसकी पहले चिकित्सा करनी है, यानी कि जो प्रधान है हमारा, ये अनुबंध है, उसकी हमें पहले ट्रीटमेंट करनी है, ठीक। किंतु ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए? दोषों की विरुद्ध उनको बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शेष दोषे अविरोधेन, ठीक, वैसी ही ट्रीटमेंट हमें सनीपात में करनी है, क्योंकि वहां पे तो और दोष भी इन्वॉल्व है, ठीक है। जो हमारा दोष बढ़ा हुआ है उसकी ट्रीटमेंट हम करें, लेकिन बाकी जो दोष है उसको ना ना बढ़ाएं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम? कौन सी चिकित्सा होती है, याद करो। चरक निदान में भी हमने ये सब पढ़ा है, ठीक। लास्ट में देखो, अब लास्ट में हमारे पास व्रण बन रहा था, ठीक है, उसकी भी हमने ट्रीटमेंट नहीं की थी तो रोग असाध्य होने वाला था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ नोवेयर ये कोटेशन यहाँ पे 40 नंबर वाला व्रण वस्तु वाला आता है, बट नहीं। यहाँ पे हमने भेदावस्था में बात की, व्रण के बारे में बात की, अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होगा? तो वहां पे व्रण हो जाएगा, व्रणावस्था को प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसके बाद भी ट्रीटमेंट नहीं की तो असाध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे व्रण वस्तु के लिए क्या लिखा है? वृणोति यस्माद रूढ़ो अपि व्रण वस्तु न नश्यति, कि व्रण है वो ठीक हो गया, ठीक है,
ठीक होने के बाद जो उसका व्रण वस्तु जो घाव सा रह जा रहा है, वो जो है वो नाश नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। आदेह धारणात् तस्मात्, जो जब तक शरीर है तब तक वो रहता है, जो निशान बन जाता है व्रण का, वो रहता है। व्रण इत्युच्यते बुधे, उसको ही व्रण भी बोल दिया जाता है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो व्रण वस्तु का जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ आया है, वो व्रण प्रश्नीय अध्याय 21st चैप्टर में आया है। तो कई ये रेफरेंस पूछा जा सकता है, कहाँ का रेफरेंस है, या ये रेफरेंस किसके लिए आया है, ये पूछा जा सकता है। वृणोति अस्मात् रूढ़ोऽपि व्रणवस्तु न नश्यति, आदेह धारणा तस्मात् व्रणेति उच्यते बुधे। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो है, वृणोति अस्मात् रूढ़ेऽपि व्रणवस्तु न नश्यति, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमने क्या क्या देखा क्रियाकाल में। सबसे पहले हमने कौन सा क्रियाकाल देखा, हमने संचय देखा। संचय कैसे हुआ, ठीक है, ये हमने देखा क्या क्या मिला इसमें। स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पीता भासता, मंदोष्मता, अंगानाम गौरव मालस्यम, है ना। और चय कारणों से क्या हुआ, विद्वेष हो गया, द्वेष हो गया, ये संचय अवस्था में हमने देखा। फिर हमने देखा कि हमारा वात पित्त कफ कैसे कैसे संचय, कैसा उनका संचय हो रहा है, संचय के बाद कैसे वो प्रकोपित हो रहे हैं, ये हमने देखा। तो प्रकोपावस्था में हमने लास्ट में क्या देखा, कैसे कैसे सिम्टम हमें मिले, कोष्ठ तोद संचरण, वात का, अम्लिका पिपासा परिधा, पित्त का, अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेद, कफ का सिम्टम हमें मिला। उसके बाद हमने प्रसर देखा। प्रसर के लिए हमने क्या बोला, रजोगुण भूयिष्ठ है हमारा वात, ठीक है। रजस्य प्रवर्तक सर्वाभावनम, रज ही जो है सारे भावों का प्रवर्तक है। तो जो वात है वो बाकी दोषों के साथ मिलकर जो है क्या है, शरीर में फैल रहा है, प्रसर कर रहा है। तो इसको जब हम अलग अलग देखते हैं और साथ में मिलाकर द्वंद्व बनाते हैं, है ट्रिप्लिकेट्स इसके बनाते हैं, और लास्ट में इन सबको मिला के देखते हैं, तो टोटल हमारे प्रेशर के कितने टाइप हो जाते हैं, 15 टाइप्स हो जाते हैं। एक कोटेशन आता है, नभसी मेघवत वर्षति, जैसे आसमान में जहाँ मेघ होता है वहां वर्षा होती है, वैसे ही जहाँ पे ये दोष इकट्ठा होके पहुंचते हैं, जहाँ विकार उत्पन्न करते हैं, वहीं पे क्या होगा, वहीं पे ये प्रकोप करेंगे, दोषों का प्रकोप करेंगे, रोग करेंगे वहां पे। नेक्स्ट हमने देखा प्रसर में हमें क्या क्या मिला, वात के सिम्टम में वायु विमार्गम आटोप मिला, पित्त के सिम्टम में ओष जोश पैदाह धुआं नानी, है ना, धुआं यहाँ पे निकल रहा है किसमें, प्रसर में। और कफ के सिम्टम में क्या मिला, अरोचक अविपाक अंगसात और छर्दी हमें मिला। फिर हमने देखा कौन सी अवस्था थी हमारी जिसमें पूर्व रूप हमें मिल रहा था, ये कौन सा क्रियाकाल है, चौथा क्रियाकाल है। कौन सा क्रियाकाल नाम क्या है इसका, स्थान संश्रय है। तो जिस जिस स्थान में हमने नाम लिए उस स्थान में क्या है, व्याधि को कर रहा है। उदर में क्या मिला, गुल्म विदर्धी, उदर अग्निसंग अनाम विसूचिका अतिसार। बस्ती में हमें प्रमेह मिल रहा था, अश्मरी मूत्राघात मूत्र दोष ये मिलेगा हमें। वृषण में वृद्धि मिल रही थी, मेढ्र में निरुद्ध प्रकर्ष उपदंश, और क्या मिल रहा था, शूक दोष मिल रहा था। गुदगत अगर हमारे दोष होते हैं तो क्या मिल रहा था, भगंधर अर्श मिल रहा था। ऊर्ध्व जत्रुगत में तो ऊर्ध्व जत्रुगत के विकार मिलेंगे। तो अगर शोणित अगर कुपित हुए हैं तो उसमें स्किन डिसऑर्डर हमें मिल रहे थे, क्षुद्र रोग, कुष्ठ, विसर्प। मेदोगत अगर रोग चले गए तो क्या मिलेगा हमें, ग्रंथि अपची अर्बुद, गलगंड अलजी, ये सब मिलेगा। और अस्थिगत अगर दोष हैं तो क्या मिल रहा था, विदृधि और अनुशयी, विदृधि और अनुशयी। वातगत अगर दोष हुए तो श्लीपत, वात शोणित और वात कंटक हमें मिला। सर्वांगगत दोष हुए तो ज्वर हमें देखने को मिला। और ये कौन सा क्रियाकाल था, चौथा था। क्या इसे कहा, पूर्व रूपावस्था भी इसे कहा है। व्यक्तावस्था में हमारे दोष हो गए व्यक्त, ठीक है। व्याधि का अब हमें दर्शन होने लग गया, ठीक है, इसको रूपावस्था भी कह लिया। अब हमारे पास क्या क्या सिम्टम आए, शोफ, अर्बुद, ग्रंथि, विदृति, विसर्प, ये हमें दिखने लग पड़े सामने, ठीक, प्रवक्त लक्षण वाले हो गए। और हमें क्या मिला, ज्वर और अतिसार देखने को मिला, ठीक। लास्ट में हमारी भेदावस्था जो आई, अब क्या कह रहे हैं, ये जो शोफादि ऊपर हुए थे, नहीं आपने ट्रीट किया तो क्या होगा, फटके ये विदरण होके क्या हो जाएंगे, व्रणावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, व्रणाभाव अपन्ना नाम। ये है हमारा छठा क्रियाकाल। और जो ज्वर अतिसार थे वो कैसे हो जाएंगे, दीर्घ कालानुबंधी। अभी भी अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, असाध्य हमारे रोग हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप ट्रीटमेंट कर लो पहले पहले, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, संचय से आगे की तरफ जब बढ़ते जाएंगे, हम भेदावस्था तक जाएंगे तो हमारे रोग क्या है, वो बलवान होता जा रहा है। तो बलवत्तरा, लास्ट में बलवत्तरा हो जाएगा, वो बलवान हो जाएगा, ठीक। अभी इससे आगे क्या कह रहे हैं कि हमें ट्रीटमेंट कैसी करनी है। जो प्रधान हमारा जो सबसे बड़ा हुआ दोष है, उसको जो है हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। बट वो कैसा होना चाहिए ट्रीटमेंट,
दूसरे दोष को बढ़ाने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक। आगे हमने व्रण वस्तु के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? वृणोति अस्मात् रूढ़ेपि व्रण वस्तु न नश्यति। व्रण ठीक हो गया, रूढ़ हो गया, लेकिन जो व्रण वस्तु है, जो उसका मार्क है, वो नहीं नाश हुआ। ठीक है, ये क्या करते करेगा? आदि के धारणार्थ, जब तक शरीर है तब तक शरीर में बना रहेगा। इसको और क्या कहते हैं? व्रण भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लंबा था, लेकिन आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो भी आपने कंप्लीट कर लेना है।